अन्नदाता अन्नदाता नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। अधिक उपज के लिए लहसुन की फसल में जरूरी कार्य। सिंघाड़ा की नर्सरी तैयारी पर वैज्ञानिक सलाह। मसाला वर्गीय फसलों में लहसुन का प्रमुख स्थान है। इसी वजह से बाजार में वर्ष भर इसकी मांग बनी रहती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती की है, वह लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसकी समझ जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मृगेंद्र सिंह से। किसान भाई, आज हम आपको लहसुन की खेती के बारे में कुछ जानकारी देना चाहते हैं। अभी इस समय में आप लोग देख रहे हैं कि लहसुन की खेती बढ़वार की स्थिति में होगी। तो सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान देना है कि खेत में वीड्स ना हो, खरपतवार ना हो। खरपतवार की अपन बात करें तो देखिए, आप ये जानते हैं कि चूँकि ये कंद वाली फसल है और इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, उथली रहती हैं। तो अगर उसमें खेत में खरपतवार रहेंगे तो वो जो भी आप पोषक तत्व दे रहे हैं, जो भी आप पानी दे रहे हैं, नमी दे रहे हैं, सूरज की रोशनी है, ये खरपतवार फसल के साथ में compete करते हैं। तो ये फसलों को दिए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं और जो उसके लिए आवश्यक तत्व हैं, वो ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करते हैं। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है, हम अगर इस समय निदाई गुड़ाई करके और ये खरपतवार निकालते हैं तो चूंकि ये कंद वाली फसल है तो मिट्टी में एरिएशन होगा, तो कंद को बढ़ने में भी सहायता मिलती है, जिससे खरपतवार तो नष्ट होंगे ही, हमें अपनी फसल के जो कंद हैं वो भी अच्छे बड़े और स्वस्थ मिलेंगे, उपज में वृद्धि होगी। तो हमें ये सबसे उपयुक्त समय है कि हम निदाई गुड़ाई करें और उसमें मिट्टी चढ़ाएं। किसान भाई, अगर हम सिंचाई की बात करते हैं तो आप ये समझिए कि चूँकि हमने आपको पहले भी बताया है कि ये एक तो कंद वाली फसल है, इसकी जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। कई बार हमको ये भी देखने पे आता है कि अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कम है, उसमें हमने गोबर की खाद या इसकी मात्रा कम अप्लाई किया है, तो जल्दी जल्दी पानी की आवश्यकता। अगर हम पानी की मात्रा कई बार अगर हमको देने में देर हो जाती है तो निश्चित रूप से वो आगे जाके उपज में कमी आएगी।
लेकिन भूमि के हिसाब से, जैसे अगर आपकी भूमि दोमट है, बलुई है, तो उसमें फ्रीक्वेंट इरिगेशन की ज़रूरत है। मतलब जल्दी जल्दी अंतराल में हमको कम अंतराल में पानी देना है। और अगर भूमि अच्छी है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हमें पानी देने की कम आवश्यकता होती है। लहसुन में प्रथम सिंचाई बुआई के 1 सप्ताह बाद करें। इसके बाद हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार समय समय पर करें, जिससे फसल की बढ़वार अच्छी होगी। आपकी ज़मीन अगर ढलवा है तो निश्चित रूप से आप देखते होंगे कि पानी जल्दी से बह जाता है। अगर आपकी ज़मीन समतल है तो उसमें पानी रुकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें अपने इस खेत में सिंचाई की व्यवस्था करनी। लहसुन की फसल में लगने वाला एक बैंगनी धब्बा रोग है। ये एक बहुत घातक फफूंदीजनक रोग है। ये पौधे को किसी भी अवसाद में आ सकता है। प्रारंभ में छोटे छोटे बैंगनी धब्बे बनते हैं, जो बाद में काले धब्बे हो जाते हैं। इससे पत्तियां सूख कर गिर जाती हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैनकोजेब 2.5 ग्राम और कार्बोडाइजम 2.0 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर अदल बदल कर छिड़काव करें, तो इस रोग से होने वाले नुकसान से फसल को काफी हद तक बचा सकते हैं। साथ में आप ये देखें कि इस समय कीड़े, चूंकि तापमान बढ़ रहा है तो कीड़े मकोड़ों का प्रकोप भी बढ़ रहा होगा। इसमें सबसे मुख्य रूप से थ्रिप्स आता है। ये चूसने वाला कीड़ा है। ये थ्रिप्स में आप देखे होंगे कि ये रस चूसने वाला कीड़ा है। ऊपर से पौधा ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूख रहा है, और कई बार इसमें स्पॉट भी दिखते हैं। तो किसान भाई इसको देखें। अगर कम मात्रा में है तो आप येलो स्टिकी ट्रैप जो आते हैं, पीले रंग के जो वो आते हैं, उनको आप खेत में लगा दें। चूँकि पीले रंग के प्रति ये कीट आकर्षित होते हैं तो उसमें जाकर चिपक जाएंगे, तो उससे भी काफ़ी अपने को मदद मिलती है। और साथ साथ में अगर ज़्यादा है, आपको ऐसा लग रहा है कि अत्यधिक मात्रा में है, तो इसमें आप एसीफेट, एसिटामाप्रिड, इमिडाक्लोप्रिड, इन केमिकल्स का आप स्प्रे कर सकते हैं। केमिकल का कम से कम प्रयोग करें और एक ही चीज़ पर आप डिपेंडेंट ना रहें, ये आप ध्यान रखें। तो इन दो चीज़ों से अभी बचने की ज़रूरत है कि जो ये रोग आ रहे हैं, ये इनसे आपकी बचत होगी। साथ में कीड़े, जो रस चूसक कीड़े आ रहे हैं, उनसे आपकी फसल अगर बच जाएगी तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उत्तराखंड में सीएम शिवराज ने प्रचार से पहले किया कन्या पूजन। हरिद्वार में श्री हरिहर आश्रम में कन्या पूजन कर देशवासियों की सुख समृद्धि कल्याण की कामना की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल धार दौरे पर पर्यटक स्थल मांडू पहुंचे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे राज्य के जो किसान भाई सिंघाड़ा की खेती करते हैं, उनके लिए वर्तमान समय नर्सरी डालने के लिए उपयुक्त चल रहा है। तो स्वस्थ पौधा प्राप्त करने के लिए सिंघाड़े की उन्नत किस्में कौन सी हैं तथा नर्सरी डालने की सही तकनीक क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्यांशु शेखर। ये आम तौर पे जो है हमारा ये बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में निचली भूमि में किसान सिंघाड़े की खेती करते हैं
और ये जो उष्णकटिबंधीय अपना क्षेत्र है वह इसके लिए उपयुक्त है। ऐसी भूमि जहां 60 से 120 सेंटीमीटर पानी जमा जून से लेकर के जनवरी माह तक रहता है, वैसे भूमि में हम इसकी खेती करते हैं। अगर हम नर्सरी लगाने की बात करें तो जैसे सिंघाड़ा के लिए आवश्यक है कि जो हमारा जल है उसका पीएच मान जो है वो 6 से लेकर 7.5 पीएच वाले भूमि में हम सिंघाड़ा की खेती करते हैं, तो यकीनी तौर पर नर्सरी के लिए भी हमें इसी पीएच की भूमि की आवश्यकता होती है। भूमि जहाँ तक है वो बलुई से लेकर के बलुई दोमट तक की जो भूमि है वह इसके लिए उपयुक्त है। जो इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो यह है कि भूमि में 1 फीट से लेकर के 2 फीट तक पानी लगातार बना होना चाहिए। अधिक पानी हो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन कम से कम 1 से 2 फीट पानी खेतों में बना होना चाहिए। सिंघाड़ा, जिसे अंग्रेजी में वाटर चेस्टनट, ट्रेपानट भी कहते हैं, भारत में उगाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण जलीय फल फसलों में से एक है। सिंघाड़े की खेती से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। सिंघाड़े की कई किस्में हैं, जिसमें लाल चिकनी गुलरी, लाल कठुआ, हरीरा गठुआ, कटीला आदि किसानों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसकी खेती के साथ साथ मखाना और मछली पालन भी किया जा सकता है, जिससे तीनों फसलों से अच्छी कमाई कर सकते हैं। जहाँ तक नर्सरी के लिए उपयुक्त प्रभेद की बात अगर हम करते हैं तो इसको हम 3 रूप में देख सकते हैं। एक तो कुछ ऐसे प्रभेद होते हैं जो 120 से लेके 130 दिनों में पहले तुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा 150 से 160 दिनों तक। अगर हम दूसरे मापदंड पे अगर देखते हैं तो कुछ सिंघाड़ा जो होते हैं वो हरे छाल के होते हैं, कुछ लाल छाल के होते हैं। तो व्यावसायिक रूप से हम लोग अनुशंसा करते हैं कि हरी छाल वाले सिंघाड़ा को अधिक किसान उत्पादन करें, चूँकि इसको अधिक दिनों तक रखा जा सकता है। चूँकि लाल वाले में जैसे ही बाहर हम जल्द से निकालते हैं कुछ दिनों के बाद उसमें कालापन आने लगता है, तो फिर बाजार मूल्य कम मिलता है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है कांटेदार और बिना कांटेदार। तो जो बिना कांटेदार सिंघाड़ा है उसकी उत्पादकता अधिक होती है और उसको तोड़ने में भी किसानों को आसानी होती है। तो ये तीनों आधार पे हम प्रभेद का चुनाव करते हैं। ये एक जलीय पौधा है। मिट्टी इसकी खेती के लिए इतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाती है, लेकिन ये पाया गया है कि जब जलाशयों की मिट्टी समृद्ध भूरी भूरी होती है, जो अच्छी तरह से खाद निषेचित होती है, तो सिंघाड़ा बेहतर उपज देता है। पानी की उपलब्धता होने पर आप धान की फसल के समान खेतों की तैयारी कर सिंघाड़े की खेती कर सकते हैं। हमें जो कुछ सावधानियां या कुछ मूल बातें जो देखनी होती है कि ऐसी भूमि जिसमें जीवांश की मात्रा पर्याप्त हो उसका हम चयन करते हैं, जिससे कि उसमें उसकी बढ़वार अच्छी होती है। जहाँ तक नर्सरी लगाने की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय जो है वो जनवरी फरवरी माह का होता है, जिसमें हम नर्सरी में बीज को डालते हैं। जहाँ तक अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो आमतौर पे किसान 2 तरह की प्रक्रिया का चयन करते हैं। जो किसान व्यावसायिक रूप में इसकी खेती करते हैं तो वो अपने कुल खेती का 10वां हिस्सा जो होता है उसको वो नर्सरी के लिए बचा लेते हैं, और ऐसे में वो जब 2 फसल की तुराई कर लेते हैं, फसल की 2 तुराई के बाद जो है वो फसल की तुराई बंद कर देते हैं, जिससे कि पके हुए सिंघाड़े, तैयार सिंघाड़ा अपने आप उस तालाब में ही गिर जाते हैं या उस पानी के जल कुंड में गिर जाते हैं, और उसमें हम जनवरी फरवरी तक पानी जो है वो 1 से 2 फीट तक मेंटेन रखते हैं। तो वो समय आने पे अपने आप फिर उसमें जर्मिनेशन हो जाता है, पौध बन जाते हैं वो। दूसरी प्रक्रिया ये है कि दूसरी तुराई के बाद जो हमारे स्वस्थ और बड़े आकार के कंद होते हैं या सिंघाड़ा हुए, फल हुए, उनकी हम तुराई करके और एक छोटे ज़मीन में, छोटे से टुकड़े में हम उसको जमा कर लेते हैं पानी में, और जनवरी तक उसको पानी में डुबा के रखते हैं। जनवरी के बाद जो हमारा नर्सरी का कुंड हमने रखा है या नर्सरी का जो जलाशय हमने रखा है उसमें उसको हम डाल देते हैं और पानी हम बनाए रखते हैं, और वो अपने आप मार्च तक आते आते वो 1 मीटर का आकार हमारा ले लेता है। और जून में आकर के जब इसके बेल लगभग 1 से 2 मीटर के हो जाते हैं तो हम फिर 1-1 मीटर के बेल, चूंकि वो गुच्छा में होता है तो 1-1 बीज से कई ब्रांच निकलता है, तो उन बेलों को हम तोड़ करके
1-1 मीटर के बेल को तोड़ करके, और जो हमने खेती के लिए अपना तालाब या भूमि का चयन किया है उसको हम तैयार करके और उसमें हम उसके जमीन में उसको गाड़ देते हैं। तो ये दोनों प्रक्रियाएं चलती हैं। तो नर्सरी में हमें विशेष प्रबंधन या विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। सिंघाड़े में मुख्य रूप से वाटर बीटल और रेड डेट पाम नाम के कीड़ों का प्रकोप होता है, जिससे फसल में उत्पादन 25 से 40% तक कम हो जाता है। इसके अलावा नील भृंग, महू और घुन का प्रकोप भी पाया गया है। इनकी रोकथाम के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें तथा रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। कई बार है कि पौंड में जब हम पानी हमारा कम होता है तो उसमें खरपतवार अधिक आ जाते हैं, तो हमें खरपतवार निकालते रहना है। और अगर पानी गंदा हो गया है, अगर सूर्य की प्रकाश उस पर ज़मीन पे प्रॉपर नहीं पड़ रहा है, तो हम आवश्यकता के अनुसार थोड़ा बहुत चूने का प्रयोग करते हैं जिससे कि जल साफ रहे। जहाँ तक कीट व्याधि का प्रकोप, तो आमतौर पे यह शुरुआती दिनों में इसमें नहीं आता है, लेकिन अगर वो आता है तो मेनली जो है एफिड का होता है, पत्तियों पे एफिड का प्रकोप पड़ता है, तो उसमें हम इमिडाक्लोरोपिड या फिर रोगर का प्रयोग करते हैं 15-15 दिनों के अंतराल पे, जिससे कि पत्तियों को क्षति न पहुँचे। और जो जल जनित कुछ रोग हैं या बीमारी हैं उनके लिए हम उसमें नीम ऑयल का प्रयोग करते हैं जैविक रूप में, जिससे कि हमारे फसल जो है वो पौधा जो है वो अच्छा तैयार हो। स्वस्थ पौधा किसी भी अच्छे फसल के लिए प्राथमिकता होती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में सीएम शिवराज ने प्रचार से पहले किया कन्या पूजन। हरिद्वार में श्री हरिहर आश्रम में कन्या पूजन कर देशवासियों की सुख समृद्धि कल्याण की कामना की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल धार दौरे पर पर्यटक स्थल मांडू पहुंचे। राज्यपाल, जिला पंचायत सीईओ और एसपी ने राजकीय सम्मान के साथ किया स्वागत। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना के नियमों में और दी जाएगी ढील। जेलों में बंद कैदियों के परिजनों को उनसे मिलने की दी जाएगी इजाजत। बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान का आगाज, भोपाल में वीडी शर्मा की शुरुआत। हर बूथ पर पहुंचेंगे दिग्गज। इंदौर में बीजेपी के समर्पण निधि संग्रह अभियान की शुरुआत। बीजेपी के नेता पहुंचे खजराना गणेश मंदिर, अभियान की हुई शुरुआत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के मौसम विभाग से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि पत्ती में भूरे रंग की धब्बे अंगमारी दिखाई देने पर ताम्र युक्त फफूंदनाशक दवा का 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। बुआई की गई मक्का फसल 25 से 30 दिन की अवस्था होने पर निराई गुड़ाई कर मिट्टी चढ़ाने का कार्य करें। चने में इल्ली का प्रकोप होने की संभावना है, अतः इल्ली को हाथ से चुनकर नष्ट करें। कीटहारी पक्षियों की खेतों में सक्रियता बढ़ाने हेतु टी या वाई आकार की लकड़ियां 20 से 25 नग प्रति हेक्टेयर की दर से अलग अलग स्थानों में लगाएं। वयस्क कीटों के निगरानी हेतु फेरोमेन ट्रैप 2 नग प्रति एकड़ की दर से लगाएं। फेरोमेन ट्रैप में वयस्क कीटों की उपस्थिति के आधार पर NPV नामक जैविक कीटनाशक 250 LE प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में
घोलकर छिड़काव करें। दलहनी फसलों में पीला मोजेक रोग दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें तथा थायोमेथोक्जाम 25 WG कीटनाशक दवा का 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव करें। दलहनी फसलों में उकठा रोग दिखाई देने पर सिंचाई न करें अथवा स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करें। सरसों फसल के माहों, कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही हानिकारक अवस्थाएं हैं। इस कीट के अधिक प्रकोप होने पर नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर 10 से 15 दिन के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार 2 से 3 बार छिड़काव करें। सब्जी में पत्ती खाने वाली इल्ली का प्रकोप दिखने पर स्पाइनोसेड 150 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का छिड़काव करें। समय पर बोई गई सूरजमुखी फसल 35 से 40 दिन की अवस्था में है। यह अवस्था नमी एवं पोषक तत्वों के क्रांतिक अवस्था है। पत्तियों पर भूरा धब्बा रोग दिखने पर ताम्र युक्त फफूंदीनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। केला एवं पपीता के पौध में सप्ताह में एक बार पानी अवश्य दें एवं फूल आने की स्थिति में केला पौध में सहारा देवें। रात का तापमान कम है, अतः कम उम्र के पशुओं का रात में ठंड से बचाव करें। इस हेतु हीटर, बोरों के पर्दे लगावें ताकि ठंड से कम उम्र के पशु पक्षियों को बचाया जा सके। गाभिन गायों को गर्भावस्था के अंतिम 3 महीनों में 10 से 15 किलो हरा चारा, 30 से 50 ग्राम खनिज मिश्रण एवं 30 ग्राम साधारण नमक खिलाएं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु साफ दाना हरे एवं शुष्क चारे के मिश्रण के साथ मिलाकर खिलाएं तथा आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं एंटीबायोटिक का समावेश करें। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम नया गांव, जिला शिवपुरी के कृषक अशोक यादव ने। यह सोलर पावर पंप के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो अशोक यादव जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। बिजली की जो समस्या है आज हमारे प्रदेश में, राजस्थान में बहुत ज़्यादा समस्या है। 4 घंटे से ज़्यादा हमें बिजली जो है वो उपलब्ध नहीं हो पाती है सिंचाई के लिए, और साथ ही साथ बिजली की यूनिटों के जो रेट्स हैं वो भी अब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि किसान के लिए एक घाटे का सौदा साबित हो रही है। सौर ऊर्जा सूर्य द्वारा प्राप्त एक अक्षय ऊर्जा है जिसका प्रयोग बिजली बनाने में कई वर्षों से किया जा रहा है। इस तकनीक में बहुत से सुधार होते होते आज ये विद्युत उत्पादन का सरल एवं आसान तरीका बन गया है। सूर्य के प्रकाश को सोलर सेल द्वारा अवशोषित करके फोटो इलेक्ट्रिक विधि से सोलर विद्युत का उत्पादन होता है। इसे हम करंट के रूप में परिवर्तित करके सिंचाई जल निकालने में प्रयोग करते हैं। ये जो आप सोलर पैनल दिखाई दे रहा है, अगर सोलर पैनल के साथ हम ट्यूबवेल का कनेक्शन लेते हैं जिसका कि खर्चा आपके अगर 10 किलोवाट के 10 HP की मोटर वाला अगर पंप भी आपके पास में मोटर लगाते हैं तो भी आपका मुश्किल से मुश्किल 4-5 लाख रुपए के अंदर ये सेटल हो जाता है। और यदि बिजली आपके पास में इसके बाद भी बच रही है तो उसको पास के ग्रिड में आप बेच करके उससे भी लाभ कमा सकते हैं। सोलर पैनल का सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप दिन में सूर्य के प्रकाश से, जो कि राजस्थान के लिए तो एक वरदान है कि हमारे यहाँ पूरे 12 महीने में से 8 महीने तक सूर्य का प्रकाश इतना तीव्र रहता है कि बिजली बनाने की समस्या, कोई विशेष समस्या इस सोलर पैनल को आती नहीं है। इन 8 महीनों के दौरान रात्रि के समय, जैसा कि हम देखते हैं किसान भाई आधी रात के अंदर खेत के अंदर ही सिंचाई करने के लिए भागते रहते हैं। कभी उनको सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ के जाना पड़ता है, कभी रात को 10 बजे तक वो काम करते रहते हैं। रात का समय होता है, खेत के अंदर किसी भी प्रकार की दुर्घटना भी घटित हो सकती है।
ये सोलर यूनिट यदि किसान भाई अपने यहाँ खेतों पर लगवाते हैं तो उन्हें न तो कोई रात के समय कार्य करने की आवश्यकता पड़ेगी, वो दिन में अपना सिंचाई का काम आराम से कर सकते हैं। और अगर इसके साथ में बैटरियाँ हैं कि जिससे कि बिजली आपकी स्टोर होती है, तो आप रात को भी अगर चाहें तो उसको काम में ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली दिन में ही काम करेगा। और यदि आप बिना बैटरी के भी मान लीजिए इसको अगर चलाते हैं तो दिन के अंदर आपकी सिंचाई का काम ये कर सकता है। सूर्य से विद्युत उत्पादन हेतु एक मोटर, एक सोलर पैनल तथा एक दिखाए जा रहे ढांचे की निर्माण की आवश्यकता होती है। सोलर सेल, जो कि सिलिकॉन नामक धातु से बनाया जाता है, इसके ऊपर सूर्य किरणें जितनी ज्यादा पड़ती हैं, उतना ही ज्यादा विद्युत का उत्पादन होता है। यह सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा ऑटोमेटिक ट्रैकर पैनल। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल के बारे में। ये एक स्थायी संरचना होती है, अर्थात इसे विभिन्न दिशाओं में घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके पैनल को दक्षिण दिशा की ओर स्थायी तौर पर लगा दिया जाता है। यह सुबह के समय थोड़ी देर से कार्य करना प्रारंभ करता है, इसलिए इसमें एक संशोधित संस्करण आया है जिसे ऑटोमेटिक ट्रैकर सोलर पैनल कहा जाता है। यह ऑटोमेटिक ट्रैकर अपने आप ही सूर्य जिस तरफ रहता है उस दिशा में घूम जाता है। इसमें स्टैंडर्ड टाइप सोलर पैनल की तुलना में 20 से 30% ज्यादा कार्य करने की क्षमता होती है तथा ये संयंत्र सुबह 8 बजे से ही कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और 10 HP तक के पावर का जो सोलर पैनल है वो किसान भाई अपने खेतों पर आराम से लगा सकते हैं। और अब तो इसकी तरफ से भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से अलग अलग इसकी सब्सिडी भी दी जा रही है। किसान भाइयों, सोलर पंप न केवल बिजली की अनिश्चितता से बचाता है, बल्कि विद्युत बिल व डीजल द्वारा सिंचाई में आने वाले खर्च को भी बचाता है। यह सोलर पैनल एक बार लगाने के बाद लगभग 25 वर्ष तक कार्य करता है तथा कुछ कंपनी सोलर पैनल पर 5 साल की गारंटी व निःशुल्क सर्विस भी देती है। यह सोलर पावर इतना सुरक्षित है कि इससे विद्युत मोटर जलने की कोई भी संभावना नहीं होती। इस सोलर पैनल से पानी निकालकर हम फव्वारा अथवा ड्रिप सिस्टम से सिंचाई कर पानी की भी बचत कर सकते हैं। किसान को इस सोलर पैनल पर केंद्र सरकार द्वारा लागत का 30% अनुदान देय है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 5011512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।
उत्तराखंड में सीएम शिवराज ने प्रचार से पहले